हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, अपना पूरा ध्यान रख रखे होंगे। राइट, तो वीडियो चालू करते हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पुनः दिष्टकारी। लेकिन लास्ट वीडियो में जो हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा पार्ट पूर्ण तरंग दिष्टकारी। और आज ये एक सिंगल टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। अगर आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी समझ में आया तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक चालू करते हैं बच्चों। ओके, ऑलराइट। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, फुल वेव रेक्टिफायर जिसे कहा जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर, FWR। और जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेंटर टेप रेक्टिफायर। चलिए, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, ये सेंटर टेप नहीं आता। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है तो हमें ये करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों, सिंपल सा टास्क हो गया। परिभाषा तो आपके लिए क्या भाई, वह उपकरण या फिर वह दृष्टिकारी जो कि प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण मान को किस में कन्वर्ट कर देता है, दृष्ट धारा में कन्वर्ट कर देता है, क्या कहलाता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाता है। या फिर प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण मान का दृष्टिकरण कर देता है, वह क्या कहलाता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाता है। ठीक है, लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखना है, वह दृष्टिकारी जो प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण मान को दृष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाता है। मैं इस परिभाषा को थोड़ा सा और सही करना चाहूंगा। वह दृष्टिकारी जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के संपूर्ण मान को दृष्ट धारा अथवा वोल्टता में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में और प्रत्यावर्ती वोल्टता को दृष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करने वाला दृष्टिकारी ही पूर्ण तरंग दृष्टिकारी हो गया है अब हमारे लिए। ओके, अब इसको कैसे बनाएंगे बच्चों वो समझिए। तो इस बार हम एक सामान्य ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करेंगे, हम एक मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। देखिए वो क्या होता है, कैसा होता है ये ट्रांसफार्मर। तो सर्किट डायग्राम समझिए। इसमें सबसे पहले तो ये ट्रांसफार्मर उच्चाई अपचाई कुछ भी हो सकता है। ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और प्राथमिक कुंडली को हमेशा प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ा जाता है, जिसे हम VI लिख रहे हैं, है ना। हम लिख सकते हैं इसे निवेशी, ये क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। ठीक है, ये निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत हो गया और ये उसकी क्या हो गई, प्राथमिक कुंडली। फिर यहां पर हमें क्या बनाना है, क्रोड बना देना है और फिर इसके बाद में यहां पर वो ट्रांसफार्मर जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें दो डायोड का उपयोग किया जाता है बच्चों, एक डायोड नहीं है, दो डायोड है। ये पहला डायोड है जिसे हमने D1 कहा, ये इसका P और ये इसका N है।
और दूसरा डायोड यहां लगेगा, ये इसका P और ये इसका N। ठीक, ये डायोड D2, ऊपर वाला D1 नीचे वाला D2, और दोनों के N सिरे को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक, फिर इसके मध्य बिंदु और ट्रांसफार्मर के अंदर एक मध्य निकासी बिंदु होता है बच्चों, मध्य निष्कासी बिंदु, है ना। इस मध्य निष्कासी बिंदु को ही सेंटर टेप बोलते हैं बच्चों, इसलिए ये ट्रांसफार्मर जो है वो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर और ये दृष्टिकारी सेंटर टेप रेक्टिफायर होता है। चलिए वो खैर पूछा नहीं जाता, लेकिन ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, एक बात ध्यान में रखिएगा, मध्य निकासी ट्रांसफार्मर है, निष्कासी ट्रांसफार्मर है। और इसका ये जो मध्य बिंदु होता है ट्रांसफार्मर में, ये जो तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, एक ये द्वितीय कुंडली में 3 पॉइंट हो गए, एक ये और एक ये, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इसे हमने क्या बोला है, मध्य निष्कासी बिंदु बोलना है। इसका विभव शून्य होता है, ठीक है, कितना विभव मान करके चलते हैं हम, इसका शून्य विभव मान करके चलते हैं, ये बात ध्यान में रखना। चलिए, तो इसके मध्य निष्कासी बिंदु एवं उभयनिष्ठ बिंदु के मध्य हमें लोड प्रतिरोध लगाना होता है, बाह्य प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध लगाना, जहां पर हमें क्या मिलेगी, निर्गत वोल्टा मिलेगी। इसके सिरों के मध्य हमें क्या मिलने वाली है, निर्गत वोल्टा मिलने वाली है। वी आउटपुट जो है ना, वी आउटपुट वो यहां से मिलेगा। ठीक, आर ये प्रतिरोध आ रहा है। ठीक, अब सिरों को नाम दे दीजिए, मैं इसे ए लिख रहा हूं, इसे बी लिख रहा हूं, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनावट की बात करते हैं, मैं फिर ग्राफ बाद में बना दूंगा। ठीक, तो बनावट के अंदर हम क्या बात करेंगे, तो हमने बोलना है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के अंदर 2 डायोड की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण मान को दृष्ट धारा में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत VI को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, ये बनावट का है। ठीक, तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के दोनों सिरे या द्वितीयक कुंडली के सिरे A तथा B को डायोड D1 तथा D2 के P सिरे से तथा डायोड D1 व D2 के N सिरों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। मध्य बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु Y तथा ट्रांसफार्मर के मध्य निष्कासी बिंदु C के मध्य लोड प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है, जहां निर्गत वोल्टता प्राप्त की जाती है या जिसके सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, थ्योरी को कंप्लीट करना है। डायग्राम में जो चेंजेस करेंगे वो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखिए, इसको हम ऐसा करके चलते हैं, आप सभी को पता है। और ये क्या बताता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर, और ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, कौन सा, सेंटर टेप मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये एक सामान्य ट्रांसफार्मर नहीं है, ध्यान में रखें। चलिए, तो मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं बच्चों। थ्योरी में सबसे पहले बनावट, क्या भाई, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, ये जोड़ दिया, तो पहला भाग हो गया। अब इस वाले भाग में आए,
तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली के ए तथा बी सिरों को डायोड, कौन कौन से डायोड है हमारे पास में, D1 तथा D2, ठीक है, D1 तथा D2 के पी सिरे से एवं डायोड D1 व D2, D1 व D2 के एन सिरे को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, के एन सिरे को एक दूसरे से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जोड़ दिया। अब क्या बचा, अब लोड प्रतिरोध को लगाना है, वो कहां पे लग रहा है, तो हम बोलते हैं ये तो है उभयनिष्ठ बिंदु Y, ठीक है, और ये है मध्य निष्कासी बिंदु C। इन दोनों के बीच में किसको, लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। उभयनिष्ठ बिंदु समझिए, उभयनिष्ठ बिंदु Y तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली के मध्य निष्कासी बिंदु, ठीक है, द्वितीय कुंडली का ही तो है, द्वितीय कुंडली का कौन सा, मध्य निष्कासी बिंदु C के मध्य लोड प्रतिरोध RL को संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है, ठीक है, ये कर दिया हमने इसको क्या बच्चों, संयोजन, ठीक। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए काम करना है बच्चों कार्यविधि का, और कार्यविधि कैसे समझ में आएगी वो समझिए। ओके, तो थोड़ा सा शायद वीडियो फ्लक्चुएट हुआ होगा अभी बीच के अंदर, मैंने फोकस लॉक नहीं किया था इसलिए। हाँ, तो कार्यविधि देखिए समझिए क्या होगा, पहले आएगी कौन से, ये ऐसी, है ना, ये समझिए। चलो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, उसके बाद में अपन कार्यविधि लिख लेंगे। तो ये ग्राफ है कौन सा, निवेशी तथा निर्गत वोल्टा के लिए, तो ये यहाँ पर अपन लिख देते हैं निवेशी वोल्टा, ये निवेशी लिख रहा हूं बच्चों, ये यहाँ पे निवेशी वोल्टा है ना, और इस तरफ जो चलाएंगे वो निर्गत वोल्टा के लिए होगा, निर्गत निर्गत वोल्टा, ठीक है, ये निवेशी वोल्टा, ये निर्गत वोल्टा। निवेशी वोल्टा कुछ प्रत्यावर्ती वोल्टा है ना, सभी को पता है, ठीक। इतने रहने दो, इसको हटाओ, वही ये T और ये क्या 2T, ठीक। चलिए, तो निवेशी वोल्टा का कौन सा, धनात्मक अर्धचक्र, इस धनात्मक अर्धचक्र में क्या होगा, ये A भाग तो हो जाएगा प्लस का, है ना, ये A भाग कैसा, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा कैसा, B भाग कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि धनात्मक अर्धचक्र के अंदर ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का A भाग या A सिरा B की तुलना में उच्च विभव पर होता है, ये A क्या है, उच्च विभव पर आ चुका है,
ठीक। और ये कौन से वोल्टेज पर, जीरो वोल्टेज पर। क्लियर है ये बात? तो ये तो जीरो वोल्टेज पे हो गया। अब थोड़ा सा गौर करना, इसमें क्या होगा, डायोड D1 का देखो P किससे, प्लस से जुड़ा हुआ है, और N किससे जुड़ा हुआ है, तो आप यहां से देखेंगे बच्चों, प्रतिरोध को कनेक्ट करते हुए लाइन से देखेंगे 0 वोल्ट से, तो सीधी सी बात है कि 0 वोल्ट कम है और प्लस वाली वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, ए सिरा उच्च विभव पे और ये दूसरा सिरा निम्न विभव पे। देखो P भाग उच्च विभव पे और N भाग निम्न विभव पे है, सीधी सी बात है। ये डायोड कौन से बायस में जाएगा, कौन सी अभिनति में जाएगा, अग्र अभिनति में। अरे P को प्लस का मिल रहा है ना, P को प्लस का मिल रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अग्र अभिनति हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखो P को क्या माइनस की बैटरी का टर्मिनल मिल रहा है, कौन से में जाएगा, अग्र की जगह पश्चिम में चला जाएगा। ये वाला अग्र में चला जाता है, ये वाला पश्चिम में चला जाता है। ठीक है, उल्टे चलते हैं दोनों एक दूसरे के। तो क्या हुआ कि डायोड D2 का P सिरा नेगेटिव से कनेक्टेड है, जबकि N सिरा जीरो से। तो ये तो हो गया उच्च और ये हो गया निम्न पे, और P सिरा अगर निम्न से कनेक्टेड है, निम्न विभव से कनेक्टेड है, तो फिर आंसर है पश्चिम अभिनति है। पश्चिम अभिनति में इससे तो कोई धारा बहेगी नहीं, किससे धारा बहेगी, इससे। तो आप देखेंगे कि धारा जो है वो कुछ ऐसे जाती है, ऐसा। ए से डायोड D1, डायोड D1 से Y से लोड रेजिस्टेंस RL से होती हुई C और फिर ऐसा। ठीक, तो धारा की दिशा देखो लोड रेजिस्टेंस से ऐसे जा रही है। कौन से चक्र के अंदर, आंसर है अर्ध चक्र के अंदर। ठीक, अर्ध चक्र में एक ऐसा होता है प्लस का होता है, तो अर्ध चक्र में आपको वोल्टता ऐसे मिलेगी। ठीक है, चलो अब दूसरा चक्र देखो, दूसरा चक्र ऋणात्मक अर्ध चक्र, ये वाला है ना। इसमें क्या हुआ, आंसर है ए तो हो गया माइनस का और बी हो गया प्लस का, यही हुआ। अब क्या हुआ, तो गौर कीजिएगा कि ए तो निम्न विभव हो गया, बी उच्च विभव पर हो गया। ठीक, क्या होगा, डायोड D1 के P भाग को देखो बैटरी का माइनस का मिल रहा है, क्या हो गया, पश्चिम अभिनति हो गई, क्या उल्टा हो गया, ये P था और इसको माइनस की वैल्यू मिल रही है वोल्टेज की, तो ये कौन सी अभिनति में चला गया, पश्चिम अभिनति में चला गया। तो क्या इससे धारा बहेगी, आंसर है इससे धारा नहीं बहेगी, ये तो पश्चिम अभिनति में है, इससे धारा नहीं बहेगी। चलो दूसरी तरफ आओ, देखो डायोड D2 के P सिरे को उच्च विभव मिल रहा है, प्लस की वैल्यू, P को प्लस का ही मिल रहा है, P को प्लस का मिल रहा है, इसका मतलब अग्र अभिनति। अग्र अभिनति में इससे क्या होगी, धारा बहेगी, धारा ऐसे गई हो, ऐसा। ठीक, गौर करो, अभी भी लोड रेजिस्टेंस से ऐसे ही धारा जा रही, जैसे पहले जा रही थी ना, वैसे अभी भी वैसी उसी दिशा में धारा जा रही, धारा की दिशा चेंज नहीं हुई। तो इस बार भी धारा तो गुजरी है, कौन से डायोड से, D2 डायोड के कारण गुजरी है, लेकिन धारा तो गुजरी ना बच्चों, धारा गुजरी तो फिर हमें यहाँ पे वोल्टता मिलेगी। और पहले वाले वोल्टता की दिशा और इस वाले वोल्टता की दिशा दोनों ही समान है, क्योंकि धारा की दिशा क्या है, समान है। ठीक, तो क्या हुआ, इससे भी आपको वोल्टेज कैसा मिला, ऐसा, ऐसा। फिर वापस से धनात्मक अर्धचक्र D1 कंडक्ट कर जाएगा, फिर ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए नीचे वाला डायोड D2 चला जाएगा, कंडक्ट करेगा अग्रमति में। तो हमने बोला धनात्मक अर्धचक्र के लिए D1, फिर D2 और फिर D1 और फिर D2। ये इस तरीके से डायोड जो है ये अग्र अवनति में जाते जाएंगे और हमें हर बार क्या मिलती जाएगी, वांछित वोल्टता मिलती जाएगी, किसके सिरों पर, लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर। अब गौर कीजिए, संपूर्ण प्रत्यावर्ती धारा को किसमें, दिष्ट धारा में, या दिष्ट वोल्टता को, सॉरी प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में क्या कर लिया गया है, कन्वर्ट कर लिया गया है। ठीक है, देखो दिशा समान है ना, मान चेंज हो रहा है समय के साथ में, लेकिन दिशा समान है। ये उच्चावचन दिष्ट धारा है, ये बात ध्यान रखना, यह दिष्ट वोल्टता है। ठीक, तो दिशा समान होने के कारण है तो दिष्ट ही बच्चों, क्या किया, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में कन्वर्ट कर दिया, किसकी सहायता से, दो डायोड अर्थात पूर्ण तरंग दिष्टकारी की सहायता से। ऐसा काम करना है। तो ये डायग्राम ध्यान में रखना, ये TO2T ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा TO2T। ठीक, इस तरफ स्मॉल t प्रदर्शित कीजिए,
ये स्मॉल टी मत भूलिएगा, यहाँ पे निवेशी वोल्टता निर्गत वोल्टता मत भूलिएगा, D1 D2 लिखना मत भूलिएगा, सर्किट डायग्राम मत भूलिएगा। ठीक, एक नंबर इसका पक्का करना है, एक नंबर इसका पक्का करना है। थियरी में अगर वो परिभाषित नहीं करती तो ये बीच वाली चीजें बहुत कम पूछता है। ठीक है, कल पता चला ये। चलिए तो काम करें भाई, कार्यविधि लिखे बच्चों। हाँ, एक चलो वो बाद में नोट में बाद में करवा दूंगा, जैसे लास्ट टाइम आपको करवाया था नोट, दो हमें पॉइंट लिखनी है। तो अब हम बात करते हैं कार्यविधि हमें कैसे लिखनी है ना। बनावट उतार लिया होगा ना बच्चों। हाँ, चलिए तो काम करना चालू करते हैं। कार्यविधि, अब इसकी कार्यविधि को मैं छोटा बना दूं तो छोटा बना लेते हैं क्या भाई। देखिए किस तरीके से काम करते हैं। ओके, तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता के निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक चक्र हेतु प्लस के मान हेतु, ठीक है, धनात्मक चक्र हेतु ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का ए सिरा बी की तुलना में उच्च विभव पर होता है। ठीक है, ये सिरा उच्च विभव पर है तो डायोड D1 क्या होगा, अग्र अभिनत, एवं डायोड D2 क्या होगा, पश्च अभिनत हो जाएगा। अतः डायोड D1 अग्र अभिनत एवं डायोड D2 पश्च अभिनत हो जाता है। ठीक है, धारा किसके कारण बहेगी, डायोड D1 के कारण, D2 के कारण किसी तरीके की कोई धारा नहीं बहेगी। कौन से में, धनात्मक अर्धचक्र में। जिससे डायोड D1 के चालन से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है एवं लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर वांछित निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है, वांछित निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। ठीक, चलिए ये हुआ किसमें, ऋणात्मक अर्धचक्र के अंदर। अब किसकी बात करेंगे बच्चों, ऋणात्मक अर्धचक्र की। तो इसको उतारो, ऋणात्मक अर्धचक्र में आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। इसी के अंदर चेंज करना है थोड़ा बहुत, क्या हो जाएगा वो समझिए। तो हम लिखते हैं निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता का कौन सा चक्र, सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं,
कौन सा चक्र? अब ऋणात्मक अर्ध चक्र। नेक्स्ट पैराग्राफ से आप करेंगे ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, है ना। ऋणात्मक अर्ध चक्र हेतु ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का ए सिरा बी सिरे की तुलना में कौन से विभव पर होता है? इस बार निम्न विभव पर होता है, उल्टा। ठीक है, इस बार क्या हो जाएगा? सेकंड केस में ए माइनस हो जाएगा और बी प्लस हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा? निम्न विभव पर हो। अतः डायोड D1 क्या हो जाएगा? कौन सा अभिनत? डायोड D1 पश्च अभिनत हो जाएगा, एवं डायोड D2 अग्र अभिनत। अब इस बार डायोड D2 से काम होने वाला है, अभिनत हो जाता है, जिससे डायोड D1 के चालन से, डायोड D1 नहीं है, डायोड कौन सा चालन करेगा? इस बार D2 चालन करने वाला है। धारा D2 के कारण बह रही है, जिससे डायोड D2 के चालन से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है एवं लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर वांछित वोल्टता प्राप्त होती है। ठीक, अब आप यहाँ पे एक लाइन को ऐड कर दीजिए, प्रवाहित होती है, ये वाली लाइन बाद में लिख देंगे। लिखेंगे ऐसे कि ऐसे? धारा प्रवाहित होती तथा एवं इस धारा की लोड प्रतिरोध RL से गुजरने वाली, यहां पे लिख लीजिएगा, लोड प्रतिरोध RL से गुजरने वाली धारा की दिशा पूर्ववत, मतलब पहले की जैसे ही, पहले भी ऐसे ही बह रही थी, अभी भी ऐसी ही बह रही है, पूर्ववत ही होती है, ही होती है। जिसके कारण RL के सिरों पर प्राप्त वोल्टता की दिशा भी पूर्ववत ही होती है। जैसे पहली केस में हमें वोल्टता पतन की दिशा मिली, वैसे ही दूसरे केस में मिलेगी, लेकिन किसके कारण? डायोड D2 के कारण। ये हमने बता दिया कि दिशा चेंज नहीं हुई है। ठीक है, ये बात हो गया काम। ठीक, फिर एक लाइन आपको क्या लिखनी है इसके बाद में? अतः स्पष्ट है कि, ये लाइन नहीं लिखा रहा हूं मैं आपको, लिखा मतलब मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे। अब क्या लिखना है आपको? अतः स्पष्ट है कि पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूर्ण मान को इसमें दृष्ट वोल्टता में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, इतना लिख दिया, कंप्लीट हो गया, ये आपका टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा लगाते हैं। ठीक, सोने पे सुहागा मतलब जो पॉइंट हमें पता है और ये अच्छे पॉइंट है वो हम लिखते हैं, जैसा हमने लास्ट टाइम लिखा था बच्चों, है ना। चलिए, क्या है वो देखिए, नोट लगा करके लिख लीजिएगा। अगर ये आप अपनी थ्योरी में एग्जाम में लिख करके आते हैं तो ये एक अलग से इंप्रेशन डालेगा। तो नोट लगा करके लिख लीजिए। पहला, दक्षता की बात करते हैं कि कितना परसेंट काम कर पाता है, तो ये जस्ट डबल परसेंट पे काम करेगा। अर्धतरंग दृष्टि कार्य कितना? 40.6% को कन्वर्ट कर रहा था, ये इसका जस्ट दुगना, 40 का दुगना 80 और 6.6 का दुगना 1.2, तो ये हो जाएगा 81.2%। इसका दुगना कर लो, इतना ही आएगा। तो इसकी जो दक्षता होती है कितनी होती है? 81.2% होती है। पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य, फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी? 81.2% होती है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा क्या भाई? निवेशी और निर्गत आवृत्ति। तो एक बात ध्यान में रखना, अगर निवेशी आवृत्ति Fi है तो इसकी निर्गत आवृत्ति जो F0 है ना, वो कितनी होगी? 2Fi। निवेशी आवृत्ति की दुगनी होती है।
क्या भाई, निर्गत तरंग की आवृत्ति, किसमें, पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य में। ये ध्यान में रखनी है, ठीक है बात, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट टाइम में क्या था, 50 हर्ट्ज यहाँ पे था, तो यहाँ पर भी 50 हर्ट्ज मिल रहा था, लेकिन पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य में अगर निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति कितनी होती है, 100 हर्ट्ज होती है बच्चों, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं, यहाँ पे खैर लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम में कोई चेंजेस मत कीजिएगा, इस वाले डायग्राम में यहाँ कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, डायग्राम तो अच्छा बनना चाहिए आपका, ठीक। हमें क्या लिखना है कि पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य में यदि निवेशी आवृत्ति क्या है, Fi है, तो निर्गत तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, F0 बराबर कितना, निवेशी तरंग की आवृत्ति का दुगना होगी। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, F0 बराबर 2F, इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन है बुक्स में, ठीक। चलिए, तो ये इतना ही था बच्चों, ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर क्या होता है, जो धनात्मक अर्धचक्र होता है उसमें D1 काम कर जाता है, अग्रवायसित हो जाता है, और ऋणात्मक अर्धचक्र के अंदर D2 अग्रवायसित हो जाता है। तो एक बार धारा इसके कारण बही यूं, और दूसरी बार धारा इसके कारण बही। डायग्राम अब ये जो फाइनली बना है ना, यही डायग्राम आपको बनाना है, ठीक। यहाँ पे 0 वोल्ट चाहे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लिख लीजिएगा कि सी कौन सा है, मध्य निकासी बिंदु, वैसे मैंने थ्योरी में लिखा रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये पता चल गया, अच्छे से ये बनना चाहिए, अच्छे से ये बनना चाहिए, वो याद रख सको तो बहुत बढ़िया। थ्योरी के अंदर जो मैंने अभी बताया D1 और D2 कब अग्रवायसित होते हैं वो ध्यान में रख लीजिएगा, परिभाषा ध्यान में रख लीजिएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टकारी का दूसरा भाग, मतलब सेतु दृष्टकारी पढ़ेंगे, और इसी के साथ में हम फिल्टर सर्किट भी पढ़ेंगे। फिल्टर सर्किट क्या होंगे बच्चों, ये देखो, ये दृष्टकारी तो है, दृष्ट धारा तो मिल रही है, या दृष्ट वोल्टता तो हमें मिल रही है, लेकिन इसमें स्पंद है ना, ये अच्छी वाली दृष्ट धारा या वोल्टता नहीं है। दृष्ट धारा हम कैसी मानते हैं, आदर्श दृष्ट धारा जो समय के साथ ना तो दिशा चेंज हो ना ही मान चेंज हो, नियत मान होना चाहिए, यह नियत मान नहीं, ठीक है। तो इन स्पंदों को कम करके एक नियत मान की वोल्टता कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमें फिल्टर सर्किट लगाना पड़ता है। तो फिल्टर सर्किट भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।